आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट कि कितने तरीके की रेजिस्टिविटी होती है। अगर हम लोग चले जाते हैं इंसुलेटर के केस में, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी क्या है, सरफेस रेजिस्टिविटी क्या है, कैसे मेजर करते हैं, और इनका एप्लीकेशन क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी के बारे में जानकारी होना, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा एक बैकग्राउंड सेटअप कर लेते हैं यार, प्लॉट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट गए हो, मार्केट से एक मेटेरियल खरीद के लाते हो, कोई भी मेटेरियल खरीद के लाते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर अगर हम करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेंगे, तो ये बात श्योर है कि जो मटेरियल होगा ये कुछ हद तक उसको रेजिस्ट करेगा, उस करंट के मोशन को। यानी कि ये क्या करेगा, ये जो मेटेरियल मार्केट से खरीद के लाए हो, दुनिया का कोई भी मेटेरियल खरीद के लिया, वो अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को। वो कितना करेगा ये मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ ये अपोज करेगा, और ये जो अपोजिशन है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की। मतलब कितना अच्छा मटेरियल खरीद के लिया हो या कितना भी बेकार खरीद के लिया हो, ये बात तय है कि ये फंडामेंटली, यानी कि इसकी ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से ये अपोज करेगा करंट के फ्लो को। एंड ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो आज का लेक्चर इसी पे होने वाला है। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग चर्चा करेंगे रेजिस्टिविटी के ऊपर। बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक बात श्योर बता देता हूँ, काफ़ी कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। क्योंकि हम लोग बात करेंगे जनरल रेजिस्टिविटी की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी की। बहुत कुछ सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जानेंगे कि कैसे रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी क्या है, तो बेसिकली अभी जो मेटल वाला मैंने आपको आइडिया दिया कि मटेरियल क्या करेगा, इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी कि ये क्या करेगा, अपोज करेगा करंट के फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी क्या करती है, रेजिस्टिविटी बेसिकली मेजर करती है, यानी कि नापती है कि कितना पोजीशन हो रहा है। ठीक है। यानी कि अगर कहीं करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो मटेरियल उसको अपोज करेगा, पर ये जो अपोज कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी ताकत कितनी है, स्ट्रांगनेस कितनी है, ये मेजर करेगा हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या कर रहा है, एक मीजर का काम कर रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब नापने की कोशिश कर रहा है कि कितना स्ट्रांगली तुम रेजिस्ट कर रहे हो करंट को। ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। नाउ ये किस किस पे डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये डिपेंड करेगा मटेरियल के टाइप पे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो प्रॉपर्टी आपको सुना होगा रेजिस्टेंस, यानी कि अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। नाउ रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। ठीक है, याद है, हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। याद है, ये फॉर्मूला जिंदगी भर बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। तो हम ये बात जानते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज और करंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। और अगर मटेरियल वाइज से जाओगे तो मटेरियल वाइज ये डायमेंशन को डिपेंड करेगा प्लस रेजिस्टिविटी पे। तो यहाँ पे ये जो पी नहीं, ये इस तरीके से रो लिखा हुआ है, ये जो स्पेशल वर्ड होता है रो, ये रो डिसाइड करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो ये होती है रेजिस्टिविटी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है इसी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करेगी, कितने किस तरीके का मटेरियल ले रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये दो चीज़ें इसके ऊपर ये बड़े हद तक डिपेंड करेगी। वहीं पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के टाइप यानी कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता था। और वहीं पे साथ ही साथ डायमेंशन पे डिपेंड करता था कि जो भी तुम ले रहे हो उसकी डायमेंशन क्या है। तभी याद है डायमेंशन को हम कैसे लिखते हैं रेजिस्टेंस में, एल बाई ए। याद आया। ठीक है। तो डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड कर जाता था रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी आपकी मेनली डिपेंड करेगी मटेरियल के टाइप एंड टेम्परेचर पे। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है। नाउ इसको सिंबल मैंने आपको बता दिया, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है रो को निकालने का, वो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। बस सिंपली क्या करा है यार, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। हम जानते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे ए को ऊपर ले जाओ, एल को नीचे ले जाओ, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। कुछ रटना नहीं है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो बस उसी के ऊपर हमें एक बिल्डिंग बना देनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी ओम मीटर। ठीक है। अब यूनिट भी देखो रटनी नहीं है, बहुत सिंपल है यूनिट को निकालना। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा से हम लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमन है। ठीक। एरिया की यूनिट होती है जनरली मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, एक काट दो तो कितना बचा, ओम मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से यूनिट आ जाती है रेजिस्टिविटी की निकल के। तो कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की। मैंने आज तक आप लोगों से नहीं कहा है कुछ भी रटो। तो यहाँ से सिंपली हम ये यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, ये हो गया।
नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है यार, इतना हम लोग इसको फोकस क्यों है, आखिर हम इस चैनल पे से कवर क्यों कर रहे हैं, उसको जरा समझ लेते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं तो रेजिस्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट हेल्प करती है मटेरियल को पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में कौन कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है। ये कैसे, तो कंडक्टर अगर है तो इसकी रेंज जो होगी इसकी रेजिस्टिविटी की, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर रेजिस्टिविटी की जिसकी रेंज है 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर है, तो वो कंडक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल मार्केट से खरीद के लाते हो जिसकी रेजिस्टिविटी जब तुमने निकाली तो 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁻6 के बीच में अगर घूम रही है, झूल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कह हम उसको नाम दे देंगे कंडक्टर्स का। वहीं पे अगर मान लेते हैं हमारी जो रेजिस्टिविटी है उसकी रेंज 10⁻⁻2 से लेके 10⁻2 ओम मीटर, तो ऐसे मटेरियल को हम कह देंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वो जो कि रेजिस्टिविटी जिनकी -2 से लेके 10⁻2 के ओम मीटर के बीच में घूमती रहे। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ थर्ड वन इज द इंसुलेटर। इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, 10⁻10 टाइम्स, 10⁻22 टाइम्स। समझ में आ रहा है बात ये। तो ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻10 से लेके 10⁻22 ओम मीटर के आसपास वेरी करती है, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड इंसुलेटर। हम इनको इंसुलेटर कह देते हैं। सही है। तो यहाँ तक एक रूल समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी की मदद से तुम बता सकते हो कोई भी मटेरियल। मान लेते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों पर पट्टी डाल देता हूँ और मैं कह देता हूँ भाई 3 मटेरियल रखे हैं, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, और मैं तुम्हें केवल इतना बताऊंगा कि पहले वाले मटेरियल की रेजिस्टिविटी इतनी है, 10⁻8 के आसपास है, बी की रेजिस्टिविटी 10⁻10 है और सी की रेजिस्टिविटी 10⁻2 है, और तुमसे पूछता हूं कि भाई ये बताओ कि इनमें से ए बी सी हैं क्या, तो तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंदी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम डायरेक्ट बता सकते हो ए हमारा कंडक्टर होगा एंड बी हमारा इंसुलेटर होगा एंड सी हमारा सेमीकंडक्टर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो जादू तुम कर पाओगे, ये कैसे कर पाओगे, विदाउट टचिंग, विदाउट फ्लोइंग द करंट। तुम क्या कर सकते हो, रेजिस्टिविटी अगर तुम्हें इन तीनों की बता दो तो तुम इजीली कह सकते हो भाई कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिवाइड कर सकते हो। समझ में आ रहा है। इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू तुम्हें देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। रेजिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ए जेई किसी का भी एग्जाम ले लो। ठीक है, तो वहाँ पे एमसीक्यू में कभी कभी डायरेक्ट दे रखा होता है। फॉर एग्जांपल लिखा है 10⁻⁸, ठीक है, और ये किसकी रेजिस्टिविटी हो सकती है, तो तुम्हें एग्जांपल दे रखा होगा, कंडक्टर्स के 2-3 नाम दे रखे होंगे मेटल्स के, कुछ इंसुलेटर का नाम, पोर्सलिन का नाम दे रखा होगा, ठीक है, कुछ सिलिकन का नाम दे रखा होगा, कार्बन का नाम दे रखा होगा, और एक दे रखा होगा कोई मेटल, कॉपर का नाम दे रखा होगा। तो कॉपर क्योंकि कंडक्टर है और कंडक्टर की ये रेंज होती है, तो तुम यहाँ पे टिक लगाओगे और पूरे नंबर लेके घर चले जाओगे। समझ में आ रही बात ये। तो ये इस तरीके से एमसीक्यू आ जाते हैं रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा है भाई सेमीकंडक्टर की कैरेक्टराइजेशन में बड़ी मदद करती है रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की रेंज है 10⁻2 से 10⁻2। ना इस रेजिस्टिविटी का इस्तेमाल करके हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि पी टाइप का कौन सा है और एन टाइप कौन सा है। ना देखते हैं ये कैसे। पी टाइप की अगर हम बात करते हैं तो पी टाइप के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स होते हैं, यानी कि जो उनके जो सर्वे सर्वा हैं वो होल्स हैं, जबकि एन टाइप के सर्वे सर्वा हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी वजह से कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है एन टाइप में। सही है। अब अगर हम होल्स की बात करें तो ये लेस मोबाइल हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि होल्स बेसिकली वो खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन के जाने से बनती है। तो होल्स क्योंकि लेस मोबाइल हैं, मतलब बहुत हल्के हैं, रिजिड है मूवमेंट में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, कह सकते हो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होते हैं, इसीलिए एन टाइप की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द पी टाइप। तभी तुमने देखा होगा यार, जनरली हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं कभी भी कोई एप्लीकेशन में। ठीक है, जब आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे कि एन टाइप यार हम लोग मार्केट से, जैसे फॉर एग्जांपल एनपीएन जंक्शन का हम लोग ट्रांजिस्टर खरीदेंगे, इस तरीके के हम लोग इस तरीके की चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो एनपीएन या एनपी या एन कह लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा प्रेफर करा जाता है कंपेयर टू द पी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और होल्स की कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज़्यादा मोबाइल है तो ज़्यादा कंडक्टिव होंगे, तो इसीलिए इसकी क्योंकि होल्स की कंडक्टिविटी कम है तो ये हाईली रेजिस्टिविटी होगी, इनकी हाई रेजिस्टिविटी होगी और इनकी लो रेजिस्टिविटी होगी। तो अगर तुम सेमीकंडक्टर खरीद के लाते हो, दो हैं, तुम्हें ये नहीं पता पी टाइप कौन सा है और एन टाइप कौन सा है, आप उनकी रेजिस्टिविटी निकाल लो, इसी रेंज में होगी, पर इसकी जो होगी पी टाइप की, इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा निकल के आएगी कंपेयर टू द एन टाइप की रेजिस्टिविटी कम निकल के आएगी। ठीक है, कंपेयर टू द पी टाइप। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमें सेमीकंडक्टर है, रेजिस्टिविटी एन की या जिसकी भी मेटल की कम आ रही है उसको हम नाम दे देंगे एन। नाउ
तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है। अब ये क्या चक्कर है, इसको जरा समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की, इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टिविटी की, तो यहाँ पे दो तरीके के टाइप निकल के आते हैं। एक आता है वॉल्यूम रेजिस्टिविटी और एक आता है सरफेस रेजिस्टिविटी, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस। नाउ अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें तो पूरी बॉडी कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है करंट के फ्लो को, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है करंट के फ्लो को। यानी पूरा का पूरा अगर मान लेते हैं क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके क्यूब ले लेते हैं और यहाँ से हम करंट देंगे और यहाँ से निकालेंगे, तो ये पूरा का पूरा क्यूब यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में, ये अगर हम यूनिट वॉल्यूम का क्यूब ले लेते हैं, दिस इज यूनिट वॉल्यूम क्यूब। अगर यूनिट वॉल्यूम का क्यूब ले लेते हो तो पूरा का पूरा क्यूब कितना अपोजिशन ऑफर कर रहा है करंट के फ्लो को, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से टर्म निकल के आता है वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया यहाँ पे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर हम सरफेस रेजिस्टिविटी की, तो किसी भी कोई भी इंसुलेटर या किसी भी मटेरियल का सरफेस कितना ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सरफेस रेजिस्टिविटी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि फॉर एग्जांपल ये तुम इंसुलेटर मार्केट से खरीद के लाए हो, ठीक है, नया नया इंसुलेटर है। अब तुम अगर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं तो करंट यहाँ पे इसके सरफेस पे जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इसके सरफेस पे जो ये करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को कितना अपोजिशन महसूस हो रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सरफेस रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो सरफेस को कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सरफेस रेजिस्टिविटी। और पूरा का पूरा वॉल्यूम यानी कि बॉडी, पूरी बॉडी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पिंक कलर का मैंने हाईलाइट कर रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बॉडी पूरी कितनी मतलब रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है करंट के फ्लो को, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। और सरफेस मटेरियल का कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सरफेस रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया यहाँ पे। देखो इसको ये क्यों पढ़ रहे हैं यार हम लोग इंसुलेटर में, तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करता हूँ, ये कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा था और ये हमारा इसके ऊपर इंसुलेटर की लेयर थी। तो अब यहाँ से करंट क्या होगा, सबसे पहले ये करंट लीक करेगा बॉडी की तरफ, सरफेस की तरफ, सही है। तो जब वो लीक करने की कोशिश करेगा करंट, ठीक है, लीकेज करंट, तो ये जो लीकेज करंट होगा, सबसे पहले ये जो पूरा वॉल्यूम है, ये जो मटेरियल यानी कि जो इंसुलेटर तुमने लिया है, ये इंसुलेटर उसको जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी हो गया। एक बार करंट सरफेस पे पहुंच गया और तब वो क्या करेगा, वो तब जो करंट मूव करेगा तो सरफेस यानी कि इंसुलेटर का कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सरफेस रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया। अभी और चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए हम इंसुलेटर में ये दोनों चीजों को पढ़ रहे हैं, यानी कि इसीलिए हम लोग इंसुलेटर की जब रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम और सरफेस आ जाती है, ठीक है। कंडक्टर की जब बात करते हैं तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो हमें पता है यार, सीधी सी बात है, जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो सरफेस पे ही फ्लो करेगा, स्किन पे ही करंट मेनली फ्लो करता है, तो इतनी ज़्यादा हमें समस्या नहीं होती। क्लियर हो गया यहाँ पे। लेकिन इंसुलेटर के अंदर ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके तो अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की, तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी बेसिकली इसको समझते हैं कि कैसे नापते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मटेरियल है और इसको मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करा और इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोड लगाओगे करंट सर्किट कंप्लीट पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट क्या करेगा, मटेरियल के अंदर से फ्लो होगा, ठीक है, और ये अपना पाथ इस तरीके से कुछ कंप्लीट करेगा। ओके अब ये जो मटेरियल का वॉल्यूम है, ये क्या करेगा, ये भाई ऑफर करेगा अपोजिशन टू द करंट फ्लो। ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको ये पूरा मटेरियल क्या करेगा, अपोज करेगा। ये मटेरियल का जो वॉल्यूम है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या करेगा, इस मटेरियल के फ्लो को, इस करंट के फ्लो को मटेरियल से अपोज करेगा, एंड दिस इज वी व्हाट वी कॉल्ड वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मान के चलते हैं अगर थिकनेस है टी, ठीक है, टी थिकनेस है, तो ऐसे केस में, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है ए, ठीक है, तो ये अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रोड तुमने इसके ऊपर जो लगाए थे, इसका ये एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और ये जो थिकनेस है टी। तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल के आएगा वो आर ए बाई एल जो नॉर्मल होता है, ठीक है। बस यहाँ पे ए और एल का मीनिंग बदल जाता है। ए का यहाँ पे मतलब है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड्स तुमने लगाए थे इनका एरिया कितना है, और एल क्या है, यहाँ पे एल है थिकनेस, ठीक है। तो एल हो गई ये जो थिकनेस है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एल, ये हो गई तुम्हारी एल, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम याद रखना, यानी कि अगर जनरली जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई एल होता है। जब वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का एरिया आ जाएगा और लेंथ किसकी आ जाएगी, लेंथ की जगह आ जाएगा थिकनेस आपकी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आई होप जी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही होंगी, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने करी है, वैसे गलत कह रहा हूँ, बुक जरूर पढ़ोगा आप लोग। यहाँ पे देख एक बात याद रखो, आप कोई भी यूट्यूब का लेक्चर आप देख रहे हो,
एक ही एम के साथ देखा करो वो लेक्चर कि वो केवल सिंप्लीफाई करेगा आपकी बुक लर्निंग को, ठीक है। तो यहाँ से जो भी पढ़ रहे हो उसके बाद एक बार बुक से जाके जब आप पढ़ते हो ना तो वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेटल हो जाती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप केवल कोई भी, चाहे मेरा चैनल हो गया कोई भी यार, पूरे लेक्चर्स आप केवल ऑनलाइन लेक्चर्स के भरोसे मत रहो, आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, मतलब फिजिकल अपीयरेंस के साथ थोड़ा सा काम करो। अगर केवल लेक्चर पर डिपेंड रहना है, बुक के पैसे नहीं है, तो नोट्स कॉपी खरीद लो, एक कॉपी बनाओ और नोट्स तैयार करो, एंड देन उसके बाद आपको वो चीज़ क्लियर होगी। क्लियर हो रहा है? नेट से पढ़ो जहाँ से, मतलब रीडिंग इज़ अ मस्ट, क्योंकि क्या होता है ये मैंने समझा दिया, लेक्चर बहुत सारे देखते हो कि सबने समझा दिया, पर जब वहाँ पे आंसर लिखते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में जब आंसर लिखने बैठोगे तो वर्ड्स नहीं मिलेंगे, और उन वर्ड्स को आपको वर्ड्स लिखने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ब्लॉग पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, आर्टिकल पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो आई होप चीज़ समझ में आ रही होगी किस तरीके से आपको काम करना है। तो आप जो भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो उसको नोट्स कॉपी में नोट करो, एंड देन गो टू द बुक्स, और वी कैन से दैट ऑनलाइन लाइब्रेरी या जो भी है वहाँ पे जाके एक बार स्टडी जरूर करो, रीडिंग मारो यार। रीडिंग से ही आपकी एक कह सकते हैं नॉलेज बेस तैयार होगा, जिससे तुम आर्टिकल लिखोगे, रिसर्च पेपर लिख सकते हो। समझ में आ रही बात है? तो इन सब के लिए वर्ड्स चाहिए, और वर्ड्स के लिए आपको रीड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दिस इज माई एडवाइस टू ऑल माई स्टूडेंट्स कि आप लोग अच्छी किताब खरीद लो। वैसे मटेरियल की एक अगर मैं मटेरियल की, वैसे काफ़ी किताब आती हैं, इसमें मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ, एस सन्स की किताब ले सकते हो, अच्छी किताब है ये, जिनकी वो आती है इलेक्ट्रिकल वॉल्यूम 1 BL थरेजा मशीन की आती है, ये ठीक है यार, ये किताब सही है। तो एस सन्स की बुक खरीद सकते हो, ठीक है, और इनकी मटेरियल्स की बुक अच्छी है, वो पढ़ सकते हो वहाँ से, रंग बिरंगे पेज है, मज़ा आएगा, ठीक है। तो खैर आगे चलते हैं। सो दिस इज द व्हाट इज वी कॉल्ड वॉल्यूम रेसिस्टिविटी। समझ में आ गया कैसे मेजर कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ ये किस पे डिपेंड करेगा? तो वॉल्यूम रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा इम्प्योरिटीज़ कितनी है, यानी कि जो मटेरियल तुम लेके आए हो इसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, साथ ही साथ डिफेक्ट्स तो नहीं है कोई, जैसे वो होता है ना मेटल क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं, मेटल डिफेक्ट्स, तो इनके अंदर डिफेक्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट्स दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा टेम्परेचर, और चौथा है प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर कितना था, आसपास माहौल मौसम कैसा था, ठीक है। और प्रेशर कितना तुमने अप्लाई किया हुआ था, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कि और किसी प्रेशर में अप्लाई कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें पिक्चर में आती हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सरफेस रेसिस्टिविटी की, सेम मटेरियल, अगर इसी मटेरियल की तुमसे कहा जाए सरफेस रेसिस्टिविटी निकालो, कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रोड आपकी ऊपर लगा देनी है सरफेस पे, आर पार नहीं लगानी है, ऊपर लगा देनी है सेम प्लेन पे। तो ये सेम प्लेन पे लगाया, सेम करंट इस तरीके से कोई मूव करता हुआ सर्किट कंप्लीट करेगा। नाउ दिस, यहाँ पे क्या होगा, ये जो मटेरियल होगा ये क्या करेगा, अपोजिशन ऑफर करेगा इसके सरफेस की तरफ, मतलब ये जो करंट जा रहा है ना, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये पूरी पूरी सरफेस जो है ये अपोजिशन ऑफर करेगी, ये सरफेस हमारी अपोजिशन ऑफर करेगी टू द फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, RA/L, लेकिन यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, एल की जगह आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, एंड ए की जगह आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये तो ये हो गया इलेक्ट्रोड 1, दिस इज इलेक्ट्रोड 2। तो इलेक्ट्रोड का पेरीमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंड ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जैसे पुराने वाले केस में एल क्या था, पिछले वॉल्यूम, जब हम बात करते हैं वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान रखना, एमसीक्यू में बड़ा पूछा जाएगा कि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी और सरफेस रेजिस्टिविटी फॉर्मूले में क्या अंतर है, इस तरीके से याद रखने के लिए कह रहा हूँ। तो वहाँ पे जो लेंथ ले रहे थे वो क्या थी, वो थिकनेस ले रहे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रहे हो, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दिस इज व्हाट वी कॉल लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड है इनके बीच की लेंथ हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे? आयु जी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, थोड़ी स्क्रीन साफ कर लेते हैं। ये डिपेंड करेगा सरफेस फिनिश, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार क्वेश्चन, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, फिनिश पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मटेरियल के अंदर ऊबड़ खाबड़ मटेरियल होगा तो ऑब्वियस ही चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक स्मूथ लेके आ रहे हो और एक थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, तो ये वाली जो सरफेस का मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी, सरफेस रेजिस्टिविटी वो हाई होगी, इसकी सरफेस रेजिस्टिविटी कम होगी बिकॉज ऑफ स्मूथनेस। समझ में आ रही बात? ये तो सरफेस फिनिश पे डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ मटेरियल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। आईओ भी समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सरफेस रेजिस्टिविटी कैसे क्या होती समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया। नाउ निकालेंगे कैसे भाई? तो मेजर करने का तरीका क्या है कि भाई नॉन वोल्टेज अप्लाई करेंगे नॉन डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। यानी कि हम मटेरियल लेके आए हैं, ठीक है, इसकी हमें डायमेंशन पता है, इसकी हमें थिकनेस पता है, इसका हमें इलेक्ट्रोड अगर लगा रहे हो तो इलेक्ट्रोड का एरिया पता है, और अगर दो इलेक्ट्रोड लगा रहे हो यानी कि सरफेस निकाल रहे हो तो इनके बीच की लेंथ पता है, और इसका पेरीमीटर पता है, इस इलेक्ट्रोड का पेरीमीटर पता है। तो यानी कि हमने क्या करा, पहले तो डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए मटेरियल्स की। दूसरी बात हम क्या करेंगे, ये जो लगा रहे थे ना वोल्टेज जो मैंने बनाया था, ये वोल्टेज अगर हमें पता है ये हम इतना लगाएंगे, यानी कि हम फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट अप्लाई करेंगे एग्जांपल के तौर पे,
और एरिया, थिकनेस और लेंथ ये और पेरीमीटर, ये चारों चीज़ें हमें पता है। ठीक है, पहला काम ये हो गया, नोन वोल्टेज हमने लगा दिया। अब लगाओगे तो उसके बाद करंट फ्लो करेगा, तो करंट को मीजर कर लो भैया। तो करंट को हमने आई को मीजर कर लिया, वॉल्यूम में भी और सरफेस में भी जो करंट हमें मिल रहा है। तो वोल्टेज पता है, करंट को मीजर कर लिया, डायमेंशन पता है। अब निकालते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस। तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी सिंपली आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर ए बाई एल। नाउ आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई भी तो लिख सकते हैं। मैंने भी बताया था तुम्हें शुरुआत में ही, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी होती यार, हर चीज़ आगे जाके मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये बेसिकली द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। तो भाई वोल्टेज, अब आर को मैंने रिप्लेस कर दिया वोल्टेज अपॉन करंट के रेशियो से। तो वोल्टेज हमें पता है, करंट हमने मीजर कर लिया, ये हमें पता है, ये पता है, तो यहाँ से वॉल्यूम रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से सरफेस रेजिस्टिविटी निकाल लो भाई, सरफेस रेजिस्टिविटी भी इजीली निकल के आ जाएगी। हमें क्या है, वो वोल्टेज पता है, करंट पता है, करंट मीजर कर लिया, ये हमें नोन था। ये यहाँ पे पेरीमीटर भी हमें पता थे इलेक्ट्रोड्स के, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ये भी हमें पता था, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड करंट मीजर, जो हमने करंट एमीटर लगा के मीजर करा। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग मीजर कर सकते हैं सरफेस रेजिस्टिविटी एंड वॉल्यूम रेजिस्टिविटी को। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन क्या होगी, तो एप्लीकेशन अगर मान लेते हैं सरफेस रेजिस्टिविटी कम है, तो सरफेस रेजिस्टिविटी कम है इसका मतलब क्या है, सरफेस जो है इंसुलेटर की भाई वो कंडक्टिव है। समझ में आ रही बात ये। तो अगर तुम मार्केट से कोई इंसुलेटर खरीद के ला रहे हो, तो उसकी सरफेस रेजिस्टिविटी अगर रो एस कम है, तो इसका मतलब इसकी सरफेस एक अच्छी इंसुलेटर की सरफेस नहीं है। तुम्हें यहाँ से अगर अगर कहीं से करंट एंटर करा सरफेस पे, तो वो आगे ट्रेवल कर सकता है। समझ में आ रही बात ये, समझ में क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से अगर लोअर तुम लेके आते हो रोवी, यानी कि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी अगर कम है, तो ऐसे केस में पुअर इंसुलेटर है भाई, उसमें तो बहुत ही दिक्कत है। रोवी तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंडक्टर, ये कंडक्टर है और यहाँ पे हमने लगा रखा है इंसुलेटर, इसके ऊपर कवर दिया हुआ है प्लास्टिक का। अब इसकी जो रोवी है वो क्या है, कम है। इसका मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है आई, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यहाँ से लीक करके सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी रो वी क्या है, कम है। तो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी अगर कम है तो बेकार, पूरा इंसुलेटर ही बेकार है। सरफेस रेजिस्टिविटी कम है तो चलो काम चलाया जा सकता है कि भाई अगर करंट आएगा नहीं, आ गया तो सरफेस पे ट्रेवल कर सकता है। लेकिन रो वी ही कम है, यानी कि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी कम है, तो बिल्कुल ही बर्बाद इंसुलेटर है। क्लियर हो गया, दो बात समझ में आ गई। और अगर दोनों चीज़ें हाई हैं, यानी कि हमें कौन सा इंसुलेटर खरीदना है भाई, अगर आपका सब स्टेशन है, आप घर में इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, तो आप कौन सा खरीदोगे, हम ऐसा सिस्टम खरीदेंगे, एक ऐसा कह सकते हो कि इंसुलेटर खरीदेंगे जिसका रोएस और रोवी दोनों के दोनों हाई हों, क्योंकि अगर ये हाई होंगे तो इसका मतलब लोअर द लीकेज करंट बेटर द इंसुलेटर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, आयु समझ में आ गई, स्ट्रॉन्गर दी इंसुलेटर। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने पूरा कंप्लीट करा है रेजिस्टिविटी क्या होती है, साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टिविटी क्या रोल प्ले करती है, और कैसे हम लोग इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट को फिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस रेजिस्टिविटी। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को।